मां नर्मदा के लाडले सुपुत्र अमृतलाल वेगड़ के साथ नर्मदा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। चलते हैं छीन गांव से अमरकंटक। सुबह उठे तो बिस्तर ओस से भीग गया था। आश्चर्य इस बात का हो रहा था कि ऐसी ठंड में भी नींद क्यों कर आई। मन में रीना गीत के कोमल मृदुल स्वर गूंज रहे थे। उस रात किसी के यहां भी चोरी होती तो पकड़े हम ही जाते, लेकिन कहीं से कोई शिकायत नहीं आई तो फिर छिन गांव में छिन भर के लिए भी रुके नहीं। बरछा में एक पेड़ से डाक के डिब्बे को लटकते देखा तो उसमें चिट्ठी छोड़ी। वो मिल तो गई, लेकिन बुझे तारे के प्रकाश की तरह घर पहुंचने में उसने बहुत समय लिया। मेरे घर लौटने के बाद पहुंची। बरछा से जो पहाड़ लांघा तो सामने नर्मदा। थोड़ा चलने पर जोगी टिकरिया पहुंचे। दूसरे दिन लुकामपुर। यहां इतनी साफ सुथरी कुटी मिली कि 2 दिन रह गए। नदी से पानी लाने के लिए बाल्टी की जरूरत पड़ी। पड़ोस में मांगने गया तो घर की स्त्री ने पूछा, आप कै मूर्ति हैं महाराज? तो अब हम मूर्ति हैं। मैं समझ गया। मैंने कहा, हमें सदाव्रत नहीं, बाल्टी चाहिए। बाल्टी मिल गई। पानी लेकर कुटी में आया। थोड़ी ही देर में एक ग्रामीण आकर कहने लगा, पहले इसमें एक पगली रहती थी, कुछ दिनों से कहीं चली गई है। दरवाजा खुला देखा तो सोचा कहीं वापस तो नहीं आ गई। पहले तो पगली शब्द सुनकर चौंका, लेकिन बाद में सोचा कि पागलपन का कुछ छौंक हमारे अंदर भी जरूर होगा, नहीं तो घर की सुख निधियां छोड़कर पहाड़ जंगल की खाक क्यों छानते फिरते। रात को नर्मदा की मरमर ध्वनि बराबर सुनाई देती। प्रायः हर रात कलकल बहती नर्मदा का रव सुनाई देता। दिन में वो भले ही नर्मदा हो, रात में रेवा है। दिन में वो दृश्य है तो रात में श्राव्य। उस पार है डिंडोरी, बड़ा सा कस्बा। आज रविवार है, यहां के साप्ताहिक बाजार का दिन। अनेक ग्रामीण नर्मदा को पार कर वहां बाजार करने जाएंगे, शाम को लौटेंगे। उनका ये पैदल नदी पार करना मुझे बड़ा भला लगता है। इसे आज जी भर कर देखूंगा। सुबह से ही बैठ गया। शुरू में तो छिटपुट लोग आते रहे, लेकिन दोपहर से तो तांता लग गया। सबसे पहले वो नर्मदा को प्रणाम करते, इसके बाद पानी में उतरते। मुख्य धारा के आने पर सिर की गठरी या गोद का बच्चा संभालते, कांवर का संतुलन ठीक करते और एक दूसरे का हाथ थामकर उसमें उतरते। पानी गहरा नहीं है, लेकिन प्रवाह तेज है। नीचे के पत्थर ऊबड़ खाबड़ हैं और काई के कारण पैर फिसलते हैं। बहुत संभाल कर पार करना होता है। किसी से पूछा, यह पैदल पार करना कब शुरू होता है? बरसात के बाद मटमैला पानी साफ होता है तभी से। आगे के रास्ते के बारे में पूछने पर बताया, आप सोचते होंगे ज्यों-ज्यों अमरकंटक पास आता जाएगा पहाड़ और जंगल घने होते जाएंगे, लेकिन है इसका ठीक उल्टा। अब न तो जंगल है न पहाड़। हां, आखिरी दिन अमरकंटक की चढ़ाई जरूर चढ़नी होगी। भिनसारा होते ही चल पड़े। रामघाट के प्रपातों को देखकर सहस्रधारा का स्मरण हो आया। अंतर यह है कि सहस्रधारा के प्रपात दूर दूर तक बगरे हैं, जबकि यहां के प्रपातों का रेवड़ एक ही जगह इकट्ठा हो गया है। घोड़े के टाप के आकार की एक विस्तृत सपाट चट्टान से असंख्य जलधाराएं गिरती हैं। मोर जैसे पंख फैलाकर नाचता है, उसी तरह नर्मदा ने यहां अपनी जलधाराएं फैला दी हैं। वैसे प्रपात बहुत छोटे हैं, इक्के दुक्के होते तो शायद ध्यान भी न जाता, पर ये तो हैं दल के दल, झुंड के झुंड। मृगछौनों की तरह हैं ये। लगता है इन्हें गोद में ले लूं, सहला लूं, फिर कुलाचे भरने के लिए छोड़ दूं। यहां से चलते समय अचानक मेरा ध्यान आकाश की ओर गया और मैं ठिठक गया। देखा भरी दोपहरी में चांद।
धुंधला और क्षितिज के पास, लेकिन मैदान में डटा हुआ। सूरज में यह दम खम कहां कि आधी रात को दिखाई दे। चांद रमता जोगी है, इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं। रात को गायब और दिन को हाजिर, कभी पूर्ण कुंभ सा भरा पूरा, कभी रेखा सा महीन। उसका बांकपन कभी सीधा तो कभी उल्टा, कभी सवेरे डूबता और शाम को निकलता, तो कभी शाम को डूबता और सवेरे निकलता। दिक काल के बंधन से परे जान पड़ता है ये चांद। हमारे जीवन में सूरज का अनुशासन भी हो और चांद का स्वैर विहार भी हो, नियम का कठोर पालन भी हो और मौज मस्ती की गुंजाइश भी हो। शाम को दूधी संगम पहुंचे। यहां एक बैगा वृद्धा ने परकम्मा वासियों के लिए कुटी बना रखी है, उसी में रहे। वृद्धा के साथ थी उसकी नातिन, कोई 10 बरस की बालिका। आसपास और कोई घर नहीं। इस निर्जन एकांत में उसका कोई हमजोली नहीं। अकेली गुमसुम बैठी रहती थी या किसी काम में लगी रहती थी। हंसने खेलने की उम्र में ही कैसी गंभीर हो उठी थी। किसी प्राचीन कहानी की अभिशप्त बालिका सी उस बच्ची का विशाल व उदास आदिवासी चेहरा आज भी भुलाए नहीं भूलता। सुबह नर्मदा की बाकी चितवन देखते हुए आगे बढ़े। शरद ऋतु के आकाश में बादलों के झुंड नजर आने लगे थे। उनकी परछाइयां मानो धरती को बुहार रही थीं। एकाकी निर्जन पथ। गांव भी पड़ते तो नाम मात्र के 15-20 घर यहां, 10-5 घर वहां, बस हो गया गांव। इसे टोला कहते हैं। खेतों में जुताई बुआई हो रही थी। कभी कभी सिर पर मटकी लिए खेतों की ओर जाती ग्रामीण स्त्रियां दिख जाती। दोपहर को बीजापुरी पहुंचे। एक किसान की पर्ची में खाना बनाने के लिए रुके। यादवेंद्र खाना बनाने लगा। मैं थका सा था, लेट गया। सोकर जो उठा तो तेज बुखार लिए। पिछले कुछ दिनों से हम दिन भर चलते ही रहते थे। इसी थकान का बुखार था ये। रात वहीं रहना पड़ा। खाना नहीं खाया, दूध पीकर सो गया। सुबह उठा तो बुखार चला गया था, लेकिन कमजोरी काफी आ गई थी। पर ज्यों ही साथ में रखे लड्डू के तिल खाकर पानी पिया तो हिम्मत बंधी। बोझा लादा और आगे बढ़े। बसंतपुर होकर कंचनपुर। पिछले कुछ दिनों से हम शहडोल जिले में चल रहे हैं। यहां के निवासियों की साहित्यिक रुचि की दाद देनी होगी। गांवों के नाम हैं बसंतपुर, कंचनपुर, चंदन घाट, कस्तूरी और तहसील का नाम है पुष्पराजगढ़। कंचनपुर में ठहरने की व्यवस्था हो पाएगी, इसमें संदेह था। तो पास के गांव के एक लड़के ने कहा, आप चिंता न करें, यहां व्यवस्था होती है तो ठीक है, वरना मैं आपको अपने गांव ले चलूंगा। बहुत बड़ा गांव है मेरा, 27 घर हैं वहां। पर यहां व्यवस्था हो गई। दूसरे दिन एक फेरी वाले का साथ हो गया। उसके साथ एक स्त्री भी थी। दोनों बिलासपुर जा रहे थे। आज वहां साप्ताहिक बाजार है। फेरी वाला कपड़े की दुकान लगाएगा और स्त्री चूड़ियों की। हम चले थे भीमकुंडी जाने के लिए, लेकिन देहात का हाट देखने की इच्छा से इनके साथ हो लिए। लेकिन वे बहुत तेज चलते थे, आगे निकल गए। हम तीसरे पहर पहुंचे। आज 20 किलोमीटर चले थे। परसों बुखार के कारण 10 कदम चलना मुश्किल था, आज एकदम 20 किलोमीटर चला। इतनी शक्ति कहां से आ गई? प्रत्येक मनुष्य में शक्ति का एक ऐसा गुप्त भंडार होता है जो खास खास मौकों के लिए सुरक्षित रहता है, ऐन मौके पर हाजिर होता है और हमारी भरपूर मदद करता है। शक्ति का यही संचित कोष आज मेरे काम आया था। छोटा सा गांव है बिलासपुर, चारों ओर पहाड़ियों से घिरा, हरियाली में डूबा। लेकिन कैसा बाजार! कपड़ों की 4-5 दुकानें छोड़ दें तो पूरे बाजार में 500 रुपए का भी माल नहीं था। सुबह चल दिए। ऊंची पहाड़ी पर से भीमकुंडी दिखाई देने लगा था। नीचे के खेतों से कुहासा उठ रहा था और लहराती बदली सा फैल रहा था, मानो पृथ्वी के थाल से धूप का धुआं उठ रहा हो। नर्मदा दिन पर दिन छोटी होती जा रही थी। भीमकुंडी की शिशु नर्मदा को देखकर चकित रह गए। इसे पार करने में आधा मिनट भी न लगता। पानी में घड़ा मुश्किल से डूबता था। समझ गए कि अब अमरकंटक ज्यादा दूर नहीं।
अब हम बहुत सावधान होकर चल रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि नर्मदा को झरना समझकर पार कर बैठें। रात घुघुआ में रहे। यहां से जंगल विभाग की कच्ची सड़क मिल गई। पहाड़ की तलहटी के शाल वन में से जाती है। फरी सेमर में एक बैगा के घर की दीवारों पर सुंदर कलाकृतियां देखने को मिली। बैगा स्त्रियों के शरीर गुदनों से छलक रहे थे। दमगढ़ से मेकल पर्वत ने नर्मदा को मानो अपनी भुजाओं में उठा लिया है। यहां से अमरकंटक की चढ़ाई शुरू हो गई। टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी से होते हुए कोई 2 घंटे में हम ऊपर आ गए। छोटा सा मैदान पार करके थोड़ा उतरे तो कपिल धारा पहुंच गए। कपिल धारा, प्रपात बाहुल्या नर्मदा का सबसे पहला और सबसे ऊंचा प्रपात। नीचे उतरकर प्रपात के पायताने खड़े होकर इसे आपाद मस्तक देखने लगे। प्रपात से उठती हुई झंकार में ध्वनि घाटी को थपथपा रही थी। नीचे नदी की तेज धारा चट्टानों में से भागती चली जा रही थी। हम श्रद्धावनत ये देखते रहे। सहसा में जोर से चिल्लाया, नर्मदा! समूची घाटी ने प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया, हां। कुछ लोग प्रपात के पीछे खड़े थे। नीचे जहां पानी गिरता है वहां खोह है, इसलिए प्रपात के पीछे जाया जा सकता है। चारों ओर दर्शक, बीच में प्रपात। देखने की ऐसी सुविधा बहुत कम प्रपात देते हैं। नीचे जाकर दूध धारा भी देख आए। यहां का नैसर्गिक सौंदर्य इतना भा गया कि रात यहीं रह गए। सुबह नहाकर चले। अमरकंटक में कल्याण दास जी के आश्रम में रहे। सामान रखकर नर्मदा कुंड गए। कुंड को देखते ही मेरी आंखों में आंसू की 2 बूंदें छलकी। आखिर हम नर्मदा के उद्गम तक पहुंच गए थे। तीसरे दिन दिवाली थी। हमने दिवाली यहीं मनाने का निश्चय किया। कल्याण दास जी ने अपने आश्रम में बड़े प्रेम से रखा था। लाखों की लागत से आश्रम बन रहा है, लेकिन खुद केवल लंगोटी पहनते हैं। कहने लगे, ये लंगोटी ही मेरी जागीर है। कई वर्ष हिमालय में रहे हैं। नर्मदा परिक्रमा तो कब की कर चुके हैं। 3 दिन तक उनका स्नेह पगा आतिथ्य पाते रहे। दिवाली की रात को स्त्रियां नर्मदा कुंड में दीप छोड़ रही थीं। अंधेरी रात में कुंड में झिलमिलाते दीपों का केसरिया उजाला में देर तक देखता रहा। आखिर मुझसे रहा न गया। एक स्त्री से एक दिया मांग लिया और अपने हाथ से जलाकर कुंड में छोड़ा। फिर मन ही मन बोला, मां नर्मदे, तेरी पूजा में एक दीप जलाया है, बदले में तू भी एक दीप जलाना मेरे हृदय में। बड़ा अंधेरा है वहां, किसी तरह जाता नहीं। तू दीप जला दे तो दूर हो जाए। इतनी भिक्षा मांगता हूं मां। मां, तो दीप जलाना भला। अगर आप नर्मदा की इस परिक्रमा में साथ चलना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें दिल से। मैं आता रहूंगा दिल तक।